दिस इज राधिका गौर हियर और आज भी हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो लास्ट सेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमने हमारा जो चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, उसके सारे के सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। हमने सार गुणनखंडों के बारे में पढ़ा, हमने भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, हमने महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा, हमने लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली बात ये है कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक कंसेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आता है कि इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम, मतलब ये कि हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसीलिए हमने क्या किया, एक और सेशन रखा है जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। किसके? 9 के। तो देखिए, गुणज ज्ञात करने हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? गुणज ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, गुणज ज्ञात करने के लिए हम आसान तरीका क्या होता है, चलिए वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, हमें 9 के गुणज ज्ञात करने हैं जो 100 से कम हो। क्लियर? तो देखिए, 9 के गुणज ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। क्लियर? 9 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे आप तो आपको 9 के गुणज मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, अब मैं बताती हूँ। 9 का एक में करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 9 तीन जा 27, 9 चौक जा 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, 9 धाम 90। अब आगे भी पढ़ेंगे, 9 11 जो 99। अब 9 के 12 से इंटू जो करेंगे तो वो 100 से बड़ा आएगा, 100 से बड़ा आएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे 99 पे। तो 9 के 100 से कम गुणज कौन कौन से हो गए? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हुई हैं उनके प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो देखिए, 5 के गुणज क्या होंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या हो गए? 5 के प्रथम गुणज हो गए। 8 के प्रथम गुणज, 8 एक तिया 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो ये हो गए 8, 16, 24, 32 और 40। ये किसके हो गए? 8 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अच्छा, 9 के देखिए, 9 के लिए भी आपको क्या करना है? 9, 18, 27, 36 और 45। ये किसके हो गए? 9 के गुणज हो गए। क्लियर? बहुत आसान से हम गुणज निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ लेना है, गुणज आसानी से निकलते चले जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें इन संख्याओं को व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है? तो देखिए, 44 को दो विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता है, विषम संख्या क्या होती है आपको पता है। तो 44 को हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, और उसी के साथ में जो हमारा 3 है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है। तो बेसिकली सेम 41 भी हमारा विषम संख्या है और साथ में ये एक अभाज्य संख्या भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? 44 बराबर 3 धन 41, मतलब 3 और 41 का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 44 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, 5 प्लस 31 किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। तीसरा देखिए, 7 प्लस 17 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए, 7 प्लस 11 किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? इन संख्याओं को दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं इनमें से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए 23 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। 51, क्या 51 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्लियर। 37 अभाज्य संख्या है। 26 भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सिर्फ यही बताना था कौन सी अभाज्य है, तो 23 और 37 ये दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या ऐसे अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य हो, ठीक है, मतलब ये जैसे 3 और 7 है, दोनों का योग कितना आता है 10, और 10 को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या हम लिख सकते हैं 2 + 3 5 आएगा, 5 को 5 से विभाजित करेंगे 1 आ जाएगा, डिविजिबल है। दूसरा देखिए 7 + 13 कितना होता है 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3, 2 + 13 कितने हो गए 15 हो गए, 15 को भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। क्लियर। 5 + 5 10 हो गए, 10 को भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको यदि हम जिन दो संख्याओं के युग्म हैं जिनको प्लस करेंगे तो जो योग आएगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक सारणी दी गई है और हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हैं या नहीं, 3 से हैं या नहीं, 4 से हैं या नहीं। तो 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से सबसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करना है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ाया था ना, विभाजन के नियम, विभाजन के नियम ये मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तभी मैंने आपको बताया था कि 2 का नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये सबके नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक संख्या को लेना है, जैसे हमने लिया 990 को, तो और हमें ये देखना है कि 990 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 से विभाजित का रूल क्या है, 2 से विभाजित होने का रूल क्या है, 2 से विभाजित होने का नियम ये है कि जो संख्या है उसके इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। यदि इकाई स्थान पर ये हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई स्थान पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारी संख्याओं को निकालना है, पूरी टेबल को आपको फिल करना है। और किसका इस्तेमाल करेंगे आप, जो विभाजिता वाली टेबल थी, जो विभाजिता के नियम मैंने आपको लिखाए थे उनका इस्तेमाल करते हुए आप निकालेंगे कि कौन कौन सी संख्या किस किस से विभाजित है और किस किस से विभाजित नहीं है। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाज्यता की जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित हैं। अच्छा, आपको याद है 6 से विभाज्यता का रूल क्या था? 6 से विभाज्यता का रूल ये था कि कोई भी संख्या यदि 2 और 3 अलग अलग नहीं है, 2 और 3 मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर? तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी संख्या लेनी है, उसको 2 से विभाजित है या नहीं ये देखना है, 3 से विभाजित है या नहीं ये देखना है, और यदि वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए देखिए, हम आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सी है ये हम आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। देखिए 4335 ये नंबर है हमारा। देखो विषम संख्या है इकाई स्थान पे, विषम संख्या है इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। क्लियर? ये 2 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, तो 2 से विभाज्य नहीं है, अब देखते हैं 3 से है या नहीं।
तो 4 + 3 + 3 + 5, इसका योग आया 15। 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। लेकिन हमने पढ़ा कि 6 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा देखिए 6 1 2 3 3, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे भी देखिए ये विषम संख्या है, एक इकाई स्थान पर हमें विषम संख्या दी हुई है। विषम संख्या दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं है, जब 1 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब वो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 का नियम हमारा साफ है और वो नियम ये कहता है कि जो संख्या है वो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। यदि संख्या उन 2 और 3 में से किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सार्व गुणनखंड, तो देखिए जैसे 20 के गुणनखंड निकाल लिए हमने, फिर 28 के गुणनखंड निकाल लिए और उनमें हमने कॉमन निकाल लिए। सार्व गुणनखंड क्या होते हैं? हम गुणनखंड करते हैं दोनों संख्याओं के और उनके बीच के कॉमन निकाल लेते हैं। जो कॉमन होगा वो उन दोनों संख्याओं के बीच के सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसमें इसका कितना आ गया? 1 2 और 4। देखिए यहाँ पे भी 15 के निकाले हमने, 25 के निकाले और फिर उनमें हमने कॉमन निकाल लिए। तो हमने देखा कि 1 और 5 इसके सार्व गुणनखंड हो गए। इसमें भी देखिए 35 के निकाले, फिर 50 के निकाले और हमने देखा 1 और 5 ये कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 5 हो गए। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड का अपना सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हम दोनों के बीच का कॉमन निकाल लेते हैं। सार्व गुणनखंड की बात है, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, तो 3 नंबर्स के हम गुणनखंड करेंगे। 5 का किया, 15 का किया, 25 का किया। अब हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है तीनों में। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड क्या हो गए? 1, 5। ये इन संख्याओं के सार्व गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आप 5, 15 और 25 के निकाल के देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्वेश्चन ये है कि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे व्यक्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 लिखनी है और उसके बाद में उसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मैं आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दैट इज 10000 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 500, फिर 5000। 5000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2500। 2500 को हम लिख सकते हैं 25 × 100। 25 को 5 × 5, 100 को 10 × 10, फिर 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, फिर 10 को लिख सकते हैं हम 5 × 2। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड में पेन चेंज करती हूँ, आपको बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये 2, ये 5 और ये 2। ये ऐसे नंबर हैं जिनको और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब हम इन सारे नंबर्स को गुणा कर देंगे और वही क्या आएंगे? वही हमारा 1000 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने बहुत आसानी से हम इसको हम याद कर लिया कि 10,000 के जो हमारे गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 2 × 5 × 2। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 2 को एक साथ लिख लो, 5 5 को एक साथ लिख लो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित संख्याओं के मौसा ज्ञात करने हैं। तो देखिए मौसा ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है, 18 के गुणनखंड करने हैं, फिर 48 के गुणनखंड करने हैं और उनके बीच में कॉमन निकाल लेना है, और जो भी हमारा कॉमन निकलेगा, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, उनकी गुणा कर देनी है। यहाँ पे देखिए कॉमन निकला 2 गुणा 3, उत्तर आ गया 6। तो इसका 6 क्या हो गया, 6 इसका मासा हो गया। ठीक है, सेम देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी 18 के गुणनखंड कर लिए, फिर 60 के गुणनखंड कर लिए, दोनों के बीच में कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया 6। ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 7, कॉमन निकाले तो 3 गुणा 3 आ जाएगा, तो 9 क्या हो गया, इसका मौसा हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के लसा ज्ञात करने हैं जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चारों क्वेश्चंस में कौन से वो नंबर हैं जहाँ पे एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। तो देखिए 5 20 का गुणनखंड है, तो एक तो हमें इसका ज्ञात करना है। 12 48 का गुणनखंड नहीं होता, 9 45 का गुणनखंड नहीं होता, तो जबकि 6 18 का गुणनखंड होता है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि हम ए और बी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए लसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं, दोनों डिजिट को लिखते हैं, फिर भाग देना शुरू करते हैं। ये चीज़ मैं आपको सब सिखा चुकी हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब 20। क्लियर, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाए, 30 के बराबर हो जाए। अच्छा दूसरा देखिए 6 और 18, इसको भी ऐसे करते हैं, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कितना आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 तिया 18, तो इसका लसा कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो उपयुक्त परिणाम में हमने क्या देखा, हमने ये निष्कर्ष देखा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लासा होता है। देखिए यहाँ था बड़ी संख्या 20 थी तो इनका लासा 20 ही आया, ये इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या 18 है तो इनका लासा 18 ही आया। क्लियर, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो हमारा चैप्टर था 3rd दैट इज संख्याओं के साथ खेलना, उसकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया और हमने पढ़ा कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कैसे हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।